हिंदुस्तान के जैन जी को आज एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत इस वजह से क्योंकि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और उसमें मांग की गई थी कि जो 14 से 18 साल का जो किशोर है, युवा है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए सोशल मीडिया प्रयोग करने के लिए, उसका सीमित उपयोग करने के लिए या पूर्ण प्रतिबंध यानी कि पूरी तरह से उन पर वो प्रयोग ना कर पाए, उस पर बैन लगा दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी जनहित याचिका डालकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी, तो इससे एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये याचिका खारिज करने के बाद क्या ये किस्सा यहीं खत्म हो गया या फिर आगे भविष्य में इसको लेकर कोई दिशा निर्देश सरकार बना सकती है, यानी क्योंकि कानून बना सकती है, वो भी उस तर्ज पर जैसे कई सारे विकसित देशों में किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से चिंता इस पर जाहिर की और क्यों ये कहा कि क्या याद है कि नेपाल में क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बदकही में मैं आपको इस मुद्दे से जुड़े एक एक पॉइंट पर डिटेल में जाकर बताऊंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको याद है कि नेपाल में क्या हुआ था, और क्यों गेंद सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी कि जो करना है वो सरकार तय करेगी, जो नीति निर्माता हैं वो तय करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि मैंने ये क्यों कहा कि ये जैन जी के लिए राहत वाली बात है। जैन जी कौन? जैन जी वही जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ हो। हालांकि जो याचिका डाली गई थी वो 14 से 18 साल के जो किशोर या युवा हैं, हमारे यहाँ के बच्चे हैं, यूथ जो हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या सीमित उपयोग की अनुमति दी जाए। क्योंकि ये जो 97 से 2012 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो जैन जी के दायरे में आते हैं, और वो जैन जी उनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल पेमेंट है या जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी, उसको लेकर बड़े सहज हैं क्योंकि इनका जन्म इस दौर में हुआ है जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और वो अपने पास अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और इसी वजह से जैन जी इसको नाम दिया गया क्योंकि सोशल डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि हर वक्त आप देखे होंगे कि बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इसके बड़े माहिर माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन पर एक दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हर बच्चा, अमूमन हर बच्चा उसमें खोया रहता है। जो उसका सोशल और जो सामाजिक दायरा है, जो फिजिकल जिस तरह से वर्कआउट होना चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। तो उसका प्रभाव सोशल जो उसका पूरा सोशल लाइफ है उस पर भी पड़ रहा है, फिजिकल लाइफ पर भी पड़ रहा है और कई तरह से वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको लेकर जनहित याचिका डाली गई। जनहित याचिका क्या डाली गई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उसमें साफ तौर पर कहा कि बच्चे अब दिन भर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, इससे उनकी सामाजिकता और संवाद की आदतें कमज़ोर हो रही हैं। यानी कि जो डायलॉग्स अपने आस पड़ोस में, परिवार में जो बातचीत माता पिता या परिवारीजनों के साथ या पड़ोसियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ होनी चाहिए, वो इन आदतों की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। और माता पिता या जो पेरेंट्स हैं या उनके जो परिवारीजन हैं वो भी बच्चों को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी कई बार सामने देखने को मिले कि किस तरह से जो इस उम्र के बच्चे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत सारा अधकचरा ज्ञान भी पढ़ने को देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं कही जा सकती। कई सारे देशों में जो डिजिटल लत और वहाँ के बच्चों को और साइबर खतरे से कैसे बचा जाए उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा उन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं या सीमित उपयोग करने की जो अनुमति दी गई है वो है। तो उसका भी उदाहरण याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दिया। और इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कानूनी रूप से सोशल मीडिया उपयोग सीमित कर दिया जाए, प्रतिबंध कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, समझा और ये भी साफ तौर पर कहा कि
ये जो मामला है काफ़ी गंभीर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपनी चिंताओं को साझा किया कि काफ़ी गंभीर है, लेकिन ये प्रतिबंध लगाने का मामला या जिस तरह से जो सीमित उपयोग करने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, उनके दायरे में नहीं आता, एक स्पष्ट तौर पर कहा। लेकिन उसके खतरे को उन्होंने कमतर नहीं कहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अधिकार क्षेत्र सरकार का है, जो सरकार चलाते हैं, जो और उन नीति निर्माताओं को जो नियम बनाने में सरकार की सहायता करते हैं। तो इससे एक बड़ा सवाल एक कि अभी तो खारिज हो गई, अभी तो राहत है, यानी कि गेंद एक तरह से सरकार के पाले में डाल दी है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि जब नेपाल में प्रतिबंध लगाया गया था तो उस वक्त क्या हुआ था। क्या आपको नेपाल याद है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वी.आर. गवई इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ये टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश। तो नेपाल में क्या हुआ ये तो सबको पता है कि किस तरह से नेपाल में एक के बाद जैसे ही सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, क्योंकि वो बार बार नेपाल सरकार चेतावनी दे रही थी कि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन देश के कानून के तहत कराना है, लेकिन जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विदेशों से संचालित हो रहे थे, लेकिन नेपाल सरकार की नीतियों को नहीं मान रहे थे, तो बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं माने, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो अपने देश के कानून के अंतर्गत लाने के लिए उनको प्रतिबंध किया गया। लेकिन उससे वहाँ का जो जैन जी यानी कि वहाँ का जो यूथ था वो भड़क गया, क्योंकि उनकी भी अपनी चिंता है, क्योंकि कईयों के रोजगार उससे चलते थे, कोई एजुकेशनल सिस्टम किसी का उससे चल रहा था, यानी पढ़ाई लिखाई या रोजगार के सिस्टम, इससे काफ़ी सारे यूथ इन्वॉल्व थे, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में। तो एकाएक प्रतिबंध लगाने से उनके करियर पर, उनके जो इनकम है उस पर गहरी चोट लगी और वो अपनी सरकार के खिलाफ हो गया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बचाने के लिए। और ऐसा बवाल हुआ नेपाल में कि पूरे नेपाल में आग लग गई। काठमांडू की सड़कों पर जिस तरह से रेला दिखाई दिया, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। हालांकि पुलिस और जो कार्रवाई हुई उसमें कई यूथ की जान भी गई, लेकिन सरकार का तख्ता पलट भी पूरी तरह से कर दिया, वो सबके सामने है। हालांकि 3 दिन के बाद ही सरकार को वो सारे नियम वापस लेने पड़े, यानी अपना फैसला वापस लेना पड़ा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करना पड़ा। तो इस तरह की घटना यहाँ पर ना हो, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि क्या आपको नेपाल की घटना याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी इस तरह का नियम अगर सरकार लाती है तो इन सारे पहलुओं पर चर्चा करना होगा, एक विकल्प आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं हमारे यहाँ का भी जैन उस दिशा में ना चल पड़े। तो वो सारा जो तैयारियां होती हैं, जो व्यापक विचार विमर्श होता है, वो सब कुछ करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने याचिका डाली और तुरंत उस पर फैसला हो गया। तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूथ किस हिसाब से सोचता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसको इन सब चीज़ों से रोक दिया जाएगा या सीमित उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से स्थितियां बदल सकती हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और उन पर कोई दुष्परिणाम ना पड़े, उसको लेकर और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो जब चर्चा होगी तो उम्मीद है कि सरकार इस विषय में सोचेगी, क्योंकि दुष्परिणाम तो वैसे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि यूथ और हमारा जो इस 14 से 18 साल का जो यूथ है वो जब भी क्योंकि इस तरह का कदम अगर सरकार उठाएगी तो उसको ये परेशानियां सामने आ सकती हैं, इस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये अधिकार क्षेत्र वैसे भी उनका नहीं है, ये कार्यपालिका का है, सरकार का है और नीति निर्माताओं का है। तो वो जब इस विषय पर गौर करेंगे, क्योंकि समाज की ये समस्या छोटी समस्या नहीं है, गंभीर समस्या, और विश्व के कई सारे देश इससे जूझ रहे हैं, तो इसको लेकर देश के हालातों को अनुकूल देखते हुए इस तरह का फैसला लेना, जो संकेत मिल रहे हैं उसमें सरकार लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसमें लगता है कि आने वाले समय में, अभी भले ही जरूर राहत मिली, लेकिन आने वाले समय में इस तरह का फैसला सरकार लेगी। लेकिन जब भी सरकार इस तरह का फैसला लेगी तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेगी और उसका सीधा और यही जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी वजह से कहा कि नीतिगत निर्णय का ये मामला और अदालतें ऐसी नीतियां बनाने का अधिकार नहीं रखती हैं, काम सरकार और संबंधित मंत्रालयों का है और समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाले निर्णयों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी विचार विमर्श की आवश्यकता होती है, जो कि कार्यपालिका का क्षेत्र है, ना कि अदालत का। यानी कि गेंद अदालत ने कार्यपालिका के क्षेत्र में डाल दी है।
अब सरकार को आने वाले समय में तय करना है कि इस विषय को कैसे हैंडल करती है कि जिससे नेपाल जैसी स्थिति ना हो। इस देश में जो लोकतंत्र का कानून है, जो संविधान के अनुसार चलता है, वो लेकिन हमारी यूथ को भी उसी तरीके से हैंडल किया जाए, कानून के दायरे में रहते हुए और उनकी चिंताओं को समझते हुए, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए। जब वो तभी होगा जब व्यापक विचार विमर्श होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये विषय अभी खत्म नहीं हुआ, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ, भले चाहे याचिका खारिज हो गई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। इसलिए जरूरत है वो सभी एहतियाती कदम उठाने की।